हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं। मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चलिए। आजकल मैं आपको करवा रही हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक। उसमें करने वाले हैं आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है वर्किंग कैपिटल के बारे में। आज हम जानेंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में आज मैं आपको इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। कोई भी कंपनी हो, पैसे का उसमें बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर जो होगा उसके ऊपर कई सारी जिम्मेवारियां होंगी। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक फाइनेंशियल मैनेजर की होती है वह होती है ओवरसी करना। ओवरसी का मतलब होता है निरीक्षण रखना, हर एक काम पर प्रॉपर निगाह बनाए रखना। और जब बात करेंगे वर्किंग कैपिटल की, तो वहां पर फाइनेंशियल मैनेजर निरीक्षण करेगा अपनी कंपनी की रोजमर्रा की एक्टिविटीज का। बिजनेस में काम चलता रहता है, रूटीन के खर्चे होते रहते हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजर उन्हें आम खर्चे समझकर नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो जब बिजनेस के रोजमर्रा के खर्चों के ऊपर निगरानी रखी जाती है तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का कंसेप्ट वहां से स्टार्ट हो जाता है। जब एक फाइनेंस का मैनेजर कोशिश करता है रोजमर्रा के खर्चों को अच्छे से मैनेज करने की, उस समय उसे करना पड़ता है ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? ट्रेड ऑफ का मतलब होता है संतुलन बनाए रखना दो ऐसी स्थितियों के बीच में जो एक दूसरे के विपरीत हैं, पर हैं दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट। तो जब कोई ऐसे दो गोल्स जो बहुत ही अहमियत रखते हों लेकिन दोनों के बीच में संतुलन बनाना भी जरूरी हो, ये काम फाइनेंशियल मैनेजर को करना होगा। तो क्या होते हैं ये दो गोल्स? सबसे पहला, किसी भी कंपनी का गोल होता है प्रॉफिटेबिलिटी। अब प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है जहां पर हम रिलेशनशिप स्टडी करेंगे दो चीजों के बीच में, रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच में। एक फर्म के पास अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, या तो वो अपने रेवेन्यू यानी कमाई को बढ़ाए या अपनी कॉस्ट को कम करे। अब इन दोनों को कैसे यूज करना है और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है, ये फाइनेंशियल मैनेजर का काम है। दूसरा जो गोल है वह है रिस्क को मेंटेन करना। मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि उसको बनाए रखना, मेंटेन करने का मतलब होता है उसको मैनेज करना। रिस्क के मतलब है कंपनी के अंदर एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जहां पर कंपनी के ये हालात हो जाएं कि वह समय आने पर अपने भुगतान ना कर पाए। जब एक कंपनी में ऐसा हो जाता है तो उसे टेक्निकली इंसॉल्वेंट बोल दिया जाता है। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए जनरली करंट रेशो का यूज किया जाता है, जिसे हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में जानेंगे। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि वर्किंग कैपिटल का इस सारे से क्या लेना देना है। इसके अंदर ये माना गया है कि जितनी ज्यादा नेट वर्किंग कैपिटल की अमाउंट होगी उतना ही फर्म के पास रिस्क कम होगा। यानी कि ज्यादा वर्किंग कैपिटल तो फर्म की लिक्विडिटी ज्यादा, पैसे ज्यादा और समय आने पर भुगतान किया जा सकता है। तो एक फाइनेंस मैनेजर को इन दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना है और वर्किंग कैपिटल के कंसेप्ट को अच्छे से अप्लाई करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स जानने के बाद वर्किंग कैपिटल का मीनिंग। अब गौर कीजिएगा, वर्किंग कैपिटल का जो शब्द है वह बना है दो चीजों का मिलान करके। सबसे पहले तो लिखा गया है वर्ड वर्किंग। वर्किंग का मतलब होता है काम काज और कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। तो वर्किंग कैपिटल मतलब वह पूंजी जिसकी मदद से बिजनेस के रोजमर्रा के कामकाजों को एक बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। अब हम इसे टेक्निकल भाषा में भी जान लेते हैं। वर्किंग कैपिटल
टोटल एसेट्स का वह हिस्सा है जो समय समय पर बदलता जाता है। ये बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स है, यानी रोजमर्रा के काम है, कोई लॉन्ग टर्म डिसीजंस नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर मैनेज किए जाते हैं फर्म के करंट अकाउंट्स, यानी ज्यादा से ज्यादा ध्यान किसके ऊपर होगा? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के ऊपर। तो अब हमें ये अच्छे से समझ आ गया है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पूरा कंसर्न है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। अब हम जान लेते हैं कि क्या होते हैं करंट एसेट्स और क्या होती हैं करंट लायबिलिटीज। स्टार्ट करेंगे हम मीनिंग ऑफ करंट एसेट्स के साथ। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो करंट एसेट्स होते हैं ये एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं कैश फ्लो का। इन्हीं के कारण बिजनेस में पैसे का आदान प्रदान तेजी से चलता रहता है। तो करंट एसेट्स का मतलब है वह एसेट्स जो बिजनेस के रोजमर्रा के कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज होते हैं, और सबसे जरूरी बात, इन्हें बड़ी ही आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में, वो भी 1 साल के अंदर अंदर। अब ये जो कन्वर्जन है इसके अंदर इनकी वैल्यू के अंदर कोई भी कमी नहीं आती, और इसके अंदर जब कन्वर्जन में होती है तो बिजनेस में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये कन्वर्जन बिजनेस का ही एक पार्ट है। ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं जिससे बिजनेस में कोई रोक आ जाए। अब हम जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स करंट एसेट्स की। सबसे बेहतर एग्जाम्पल तो करंट एसेट्स की है कैश, क्योंकि वो तो है ही लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद बैंक का बैलेंस या मार्केटेबल सिक्योरिटीज, फिर उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल, जिसे आप बिल्स रिसीवेबल भी बोल सकते हैं। उसके अलावा इन्वेंट्री यानी कि आपका स्टॉक, इसके अलावा डेटर्स जिनसे आपने पैसे लेने हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पर कि करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो करंट लायबिलिटीज जो होती हैं, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? देनदारी। तो करंट वर्ड लग गया, यानी वह देनदारी जो 1 साल के अंदर अंदर आपको निभानी ही पड़ेगी। एक ऐसा बिल जिसकी पेमेंट 1 साल में करनी ड्यू है। तो यहाँ पर जब हम पेमेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको एक लॉजिक समझना होगा कि ये क्या है? ये है आउटफ्लो। कंपनी के अंदर से जो कैश है वह जा रहा है। तो करंट लायबिलिटीज का मतलब वह लायबिलिटीज जिनकी पेमेंट बिजनेस के रोजमर्रा के कामों में शामिल है और 1 साल के अंदर अंदर आपको ये देनी होगी। अब कहाँ से देने हैं पैसे? जो आप अर्निंग्स करोगे उसी में से तो दोगे। इसका मतलब आउट ऑफ या तो करंट एसेट्स होंगे या तो अर्निंग्स होंगी। तो करंट लायबिलिटीज की जो एग्जांपल्स हैं वह यहाँ पर आ जाती हैं अकाउंट्स पेएबल, यानी कि क्रेडिटर्स, आपने जिनसे उधार पे माल खरीदा था अब आपको उन्हें पैसे देने होंगे। इसके अलावा बिल पेएबल्स हो सकते हैं। आपका बैंक का बैलेंस अगर नेगेटिव है, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक से कोई लोन की फैसिलिटी ले रखी है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो बिल्स अभी ड्यू हैं। अब यहाँ पर एक बात को जानिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का गोल ही ये है, मैनेज करना एक कंपनी के करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को इतनी खूबसूरती के साथ कि एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल जो है वर्किंग कैपिटल का वह बना रहे। क्योंकि अगर एक कंपनी ऐसा करने में नाकामयाब हो जाती है तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वह कंपनी दिवालिया घोषित हो सकती है और बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच सकती है। करंट एसेट्स हमेशा ही इतने होने चाहिए कि वे करंट लायबिलिटीज को कवर कर पाएं, ताकि एक रीजनेबल मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंपनी के अंदर सेफ्टी की सिचुएशन बनी रहे। हर एक करंट एसेट को इतनी बेहतरीन तरीके से मैनेज करना कि वह कंपनी को लिक्विडिटी दे। पर यहाँ पर एक खास ध्यान रखना है, इनका करंट एसेट्स का लेवल इतना भी हाई आपने नहीं कर लेना कि कंपनी की जो पोजीशन है वह ही इम्बैलेंस हो जाए।
अब इसके लिए कई सारे सोर्सेज यूज हो सकते हैं जिसे हम आने वाले वीडियो लेक्चर में जानेंगे। अभी तो हम जानते हैं कि कितने प्रकार की होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को समझने के लिए हमें उसकी दोनों टाइप्स को एक बेहतरीन तरीके के साथ समझना पड़ेगा। तो स्लाइड को जरा गौर से देखिए और यहाँ पर आपको दिख रही हैं टाइप्स। तो सबसे पहले आपको ये मैं बताना चाहूंगी कि टाइप्स के अंदर एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट, इसका मतलब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल, और दूसरा जो तरीका है वह है समय के आधार पर उसे देखना। अब चलिए इन दोनों को हम डिटेल में जानते हैं और स्टार्ट करते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के कंसेप्ट के साथ। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जब हम ये जानते हैं कि जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसने कितनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं अपने करंट एसेट्स में। इस कंसेप्ट का दूसरा नाम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी बोला जाता है, क्योंकि कंपनी लगातार चलती रहती है, फाइनेंस की जरूरत होती है और एक कंपनी के अंदर बहुत ही ज्यादा कंसर्न होता है एसेट्स को इस प्रकार से मैनेज करने का कि फर्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाए, दूसरे एसेट से हम और ज्यादा कमाएं और हमें लिक्विडिटी पोजीशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। और जब हम बात करते हैं ग्रॉस वर्किंग की कंसेप्ट की, वहां पर हमारा सारा एम्फसिस मतलब गौर, हमारा पूरा गौर होगा क्वांटिटी के ऊपर कि कितना पैसा हमने इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगाया है, लेकिन इसके अंदर क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसे जान लेते हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के कंसेप्ट को जानने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि बात है यहाँ पर एक कंपनी की। अब उस कंपनी के हम करंट एसेट्स का बैलेंस देख लेते हैं। यानी सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, हमें देखने होंगे कि कंपनी के अंदर करंट एसेट्स कौन से हैं, और जो करंट एसेट्स हम मान के चल रहे हैं वह मानते हैं हम यहाँ पर कि कंपनी के अंदर जो कैश है वह है 25,000 रुपए का, राइट। उसके बाद यहाँ पर कैश बैलेंस है, डेटर्स हैं कंपनी के पास और इन्वेंट्री है। ये मैंने एग्जांपल्स ली हैं 3, इसके अलावा और भी कई प्रकार के करंट एसेट्स हो सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जब हम तीनों बैलेंसेस को ऐड कर लेंगे, यानी हमने ऐड करना है 25,000, डेटर्स का बैलेंस है 35,000 और इन्वेंट्री है कंपनी की 50,000 की। जब हमने इन तीनों को ऐड किया टोटल बन गया 1,10,000 रुपए। इसका मतलब इस कंपनी के पास जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है वह है 1,10,000 रुपए की। तो इस प्रकार से आपको समझ आया कि मेरा सारा ध्यान किसके ऊपर था, क्वांटिटी के ऊपर कि कितने की है, क्वालिटी के ऊपर मैंने कोई भी डिस्कशन नहीं की। अब ये जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट है इसे यूजफुल तो माना जाता है, क्योंकि इससे करेक्ट एस्टिमेट लग जाता है कि हमारी वर्किंग कैपिटल की नीड्स कितनी है, पर इतना ही समझना काफी नहीं है, वर्किंग कैपिटल को और डिटेल में जानना पड़ता है। इसी वजह से इसको जानना पड़ता है कि नेट वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट क्या है। तो चलिए जानते हैं हम भी। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, जब हम निकालते हैं एक्सेस किसका, जब करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाता है और उस डिफरेंस को स्टडी किया जाता है, तो उसे ही बोला जाता है यहाँ पर नेट वर्किंग कैपिटल। यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में जब बात की जाएगी तो वहां पर इस डिफरेंस को देखा जाएगा। अब इसका एनालिसिस कैसे होगा, इसका एनालिसिस करने के लिए ये बोला गया है कि जितना ज्यादा ये मार्जिन होगा उतनी ही ज्यादा कंपनी को लिक्विडिटी पोजीशन में स्ट्रांग माना जाएगा। इस कंसेप्ट को बोला गया है बैलेंस शीट अप्रोच। और यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव कंडीशन अगर अराइज होगी, यानी करंट एसेट्स जो हैं वो करंट लायबिलिटी से ज्यादा होंगे, तो उसे बेहतर माना जाएगा। पर हो गया अगर इससे उल्टा, मतलब वर्किंग कैपिटल जब हमने इस प्रकार से निकाली तो उसका बैलेंस आ गया नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि फर्म को अब अपनी लिक्विडिटी के ऊपर काफी ज्यादा गौर करना चाहिए, नहीं तो बैंकरप्सी की सिचुएशन तक पहुंचा जा
पाएगा। तो ये था जब हम जानते हैं वर्किंग कैपिटल को एक कंसेप्ट के बेस में। अब हम जानने वाले हैं वर्किंग कैपिटल को टाइम के बेसिस पर। चलिए ये भी सीख लेते हैं। टाइम के बेसिस में वर्किंग कैपिटल को दो भागों में जाना जा सकता है। एक तो होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल और दूसरी होती है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। टाइम के कंसेप्ट को जानने से पहले हमें जानना होगा कि ऑपरेटिंग साइकिल का कंसेप्ट क्या है। अब जरा गौर से सुनिएगा। अब बात हमने करी है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की, जिसके अंदर ये बोला कि करंट एसेट्स के ऊपर गौर कीजिए, बट इसके ऊपर ओवर एम्फसाइज नहीं किया जा सकता, जिसी कारण से नेट वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट बना। अब जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है उसके पीछे मेन वजह होती है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लेक्चर हमने सुन रखा है। वेल्थ इतनी हो, सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो। अब प्रॉफिट कितने कमाई होगी ये डिपेंड करेगा सेल्स के ऊपर। तो एक ऐसा सेल्स प्रोग्राम बनाना जिसके अंदर प्रॉफिट्स ज्यादा से ज्यादा हो। पर एक बात बहुत ही जरूरी है, जब हम किसी माल को बेचते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो कैश के ऊपर ही बिके। कभी कभी वह माल उधार पे बिकता है। इसका मतलब सेल्स को कैश में कन्वर्ट होने में समय लगेगा। इस समय को बोला जाता है टाइम लैग, LAG लैग। अब ये जो गैप है माल बिकने में और पैसा मिलने में, इसको जो मैनेज करना है, ये इसके लिए ही जरूरत है वर्किंग कैपिटल की। तो कोई भी प्रॉब्लम जब अराइज होगी हमारे पास पैसा ना होने की वजह से, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, मैचिंग कंसेप्ट क्या होना चाहिए, यही वर्किंग कैपिटल का सारा आधार है। तो सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल रखना ताकि जो ये टाइम लैग आ रहा है इसे कवर किया जा सके। इसी को बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। इसे हम ये भी समझ सकते हैं कि ये हार्ट है नीड फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। तो एक कंटिन्यूइंग फ्लो होना चाहिए जिसमें हम अपने सप्लायर्स को भी पैसे दे सकें, इन्वेंट्री भी खरीद सकें और समय आने पर भुगतान भी बेहतर ढंग से कर सकें। तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब 3 चीजों से समझा जा सकता है। कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू इन्वेंट्री, कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू रिसीवेबल्स, जब हमें पैसा मिलेगा, रिसीवेबल्स मतलब ड्यू हो गए। कन्वर्जन ऑफ रिसीवेबल्स इनटू कैश मतलब वो तारीख आ गई जब रिसीवेबल्स ने हमें हमारा पैसा दे दिया। अब समय तो बीच में बहुत गया, तो करिए इस समय को मैनेज। यही काम है फाइनेंशियल मैनेजर का। अब ये जो 3 फेजेस हैं सुनने में तो लगते हैं बहुत आसान कि करना ही क्या है। कैश, पहले इन्वेंट्री बनेगा, माल मिलेगा, फिर उसके ऊपर हम प्रोडक्शन करेंगे, फिर उसको बेचेंगे, बेचने के बाद समय आएगा, वो ड्यू होगा और एक दिन हमें पैसे मिल जाएंगे। अब ये जो समय है ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर काफी लंबा होता है, लेकिन ट्रेडिंग कंपनीज के अंदर ये जो टाइम लैग है ये छोटा होता है। तो यहाँ पर इन तीनों स्टेजेस को मैनेज करते हुए हम वर्किंग कैपिटल को 2 भागों में बांट देते हैं। कुछ तो है परमानेंट और कुछ तो है टेम्परेरी। तो ये चार्ट आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। इस चार्ट के अंदर आपको दिख रही हैं 2 लाइंस, एक है व्हाइट कलर की और एक है रेड कलर की। अब यहाँ पर देखिए जो व्हाइट लाइन है वह व्हाइट लाइन ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है जैसे जैसे टाइम बीतता है जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। इसका मतलब ये जो है ये है आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल, परमानेंट जो हमेशा ही आपको चाहिए होगी। लेकिन दूसरी तरफ जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देती है एक लाल लाइन। अब ये जो लाल लाइन है ये लाल लाइन बढ़ती और कम होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाल लाइन है ये समय के हिसाब से चेंज होती जाती है। इसका मतलब ये क्या हुई, ये लाल लाइन हुई आपकी एक ऐसी लाइन जो कि फिक्स नहीं है, मतलब ये एक टेम्परेरी लाइन है। समय जरूरतों के हिसाब से, सीजन्स के हिसाब से बढ़ती और कम होती है। अब जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है ये वो कैपिटल है जिसके अंदर आपको कंटिन्यूइंग बेसिस पर
जरूरत पड़ती रहेगी। हर एक कंपनी को एक मिनिमम लेवल ऑफ कैश, स्टॉक और करंट एसेट हमेशा मेंटेन करने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे ही एक वर्किंग साइकिल कंप्लीट होता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है। दूसरी तरफ से जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल आ जाती है, ये होते हैं एडिशनल एसेट्स, डिफरेंट आइटम्स के। जैसे मान लीजिए अचानक से कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, तो कुछ समय के लिए हमें एक्स्ट्रा स्टॉक रखना पड़ेगा, यानी जरूरत हमेशा नहीं है। इसीलिए ये जो लाइन है कभी ऊपर चली जाती है और कभी जब जरूरत खत्म हो जाती है तो परमानेंट के साथ टच कर जाती है। इसे दो हिस्सों में फिर से बांटा जा सकता है। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल सीजनल वर्किंग कैपिटल भी होती है, जैसे कि वुलन इंडस्ट्री या शुगर मिल्स। जब कोई फेस्टिवल सीजन आता है तो शुगर की डिमांड बढ़ जाती है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी होती है स्पेशल वर्किंग कैपिटल। अगर कोई अनदेखा, अनजाना सिचुएशन हमारे आगे आ जाता है, जिसे बोला जाता है अनफोर्सीन कंटीजेंसीज। कोई मार्केटिंग कैंपेन करना है बहुत बड़ा, या कोई खास प्रकार की जॉब्स इंट्रोड्यूस करनी है, तो स्पेशल ओकेजन के हिसाब से आती है, फिर ये जो नीड है ये खत्म हो जाती है। तो इसी कारण से ये बढ़ती और कम होती है। तो अब मुझे लग रहा है कि आज का टॉपिक इतना ही बहुत है। हम मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर, जिसमें हम जानेंगे कि क्या प्रिंसिपल्स हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे बहुत जल्द और जानेंगे एक नया कंसेप्ट, वो भी डिटेल में।